डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी इंडियन आर्मी की क्लोज क्वार्टर कार्बाइन टेंडर को दोबारा फ्लोट करने का प्लान किया गया है। इंडियन आर्मी के लिए अभी डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किए गए मॉडर्न मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड को बड़ी मात्रा में इंडक्ट करने का फैसला किया गया है। अर्जुन टैंक से एक बार फिर से लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को टेस्ट किया गया है। भारत फौज के द्वारा डेवलप किया गया अल्ट्रा लाइट हाउजर की पहली डेवलपमेंटल ट्रायल अभी कंप्लीट हो चुकी है। डायनामिक टेक्नोलॉजी की तरफ से बनाया गया तेजस की पहली फसलाक सेक्शन को एचएएल को डिलीवर किया जा चुका है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से भी इंडियन आर्मी की तरफ से दी गई रिपोर्ट को गलत बताने की कोशिश की जा रही है और अभी इंडियन आर्मी के टैंक्स को चुशूल वैली में डिप्लॉय करने के पीछे खास कारण क्या हो सकता है, ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और चाइना को लेके। कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा कि भारत की तरफ से अपनी फायर एंड फ्यूरी कॉर्प को चुशूल सेक्टर में डिप्लॉय किया गया था। इसी पर अभी कुछ और खबर सामने आई है जिसके मुताबिक यहाँ पर इन टैंक्स को डिप्लॉय करने के कुछ खास कारण भी है। अभी फायर एंड फ्यूरी कॉर्प की T-90 और T-72 टैंक्स पांगोंग की साउथ बैंक में मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ से बस कुछ ही समय के अंदर ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में पहुंच सकते हैं और पूरे लद्दाख में चुशूल वैली इकलौता ऐसा एरिया है जहाँ पर मैकेनाइज्ड यूनिट को डिप्लॉय किया जा सकता है और यहाँ से तिब्बत रीजन से किए गए किसी भी चाइनीज एग्रेशन को काउंटर किया जा सकता है। पिछले कई सालों से चाइना तिब्बत और भारत की बॉर्डर में रोड्स को बना रहा था और इनकी मदद से टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल को भी इजीली बॉर्डर तक लाया जा सकता है और इसे वो अपनी G219 हाईवे के साथ भी कनेक्ट कर चुकी है, जो कि अक्साई चीन रीजन से ज्यादा मात्रा में ट्रूप्स और आर्मर्ड व्हीकल को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक लाने में उसको मदद करने वाली। लेकिन अभी इंडियन आर्मी जहां पर मौजूद है वहां से हम मिनटों के अंदर ही डेमचोक फनल को पार करके चाइना की G219 हाईवे के ऊपर हमला कर सकते हैं और ये स्टेटमेंट अभी इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर जनरल सेरू थपलिया जी के द्वारा दिया गया, जो कि लद्दाख के 3rd इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर रह चुके हैं। इंडियन आर्मी की तरफ से भी चुशूल में टैंक्स के साथ साथ आर्मर्ड व्हीकल्स और आर्टिलरी गन्स को भी डिप्लॉय किया गया, क्योंकि चाइना के साथ हालांकि एक बार फिर से मिलिट्री लेवल में बातचीत होने वाली है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई खास फायदा होने वाला है। और चाइना अभी जो अपनी 1959 की लाइन को क्लेम कर रहा है, अगर इस पर वो अड़ा रहता है तो बातचीत के माध्यम से इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। इससे पहले भी लद्दाख की चुशूल वैली में इंडियन आर्मी की तरफ से टैंक्स को डिप्लॉय किया जा चुका है और 1962 के दौरान भी यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की N-12 एयरक्राफ्ट की मदद से AMX-13 टैंक्स को चंडीगढ़ से एयरलिफ्ट किया गया था। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट हैंड ग्रेनेड्स को लेके। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अभी इंडियन आर्मी के लिए करीब 10 लाख के आसपास हैंड ग्रेनेड्स को खरीदने के लिए एक ऑर्डर को प्लेस किया गया है और इस बार इसे एक इंडियन कंपनी की तरफ से सप्लाई करने का फैसला किया गया है। आमतौर पर इंडियन आर्मी में अभी काफी आउटडेटेड ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनको अभी मॉडर्न ग्रेनेड से रिप्लेस किया जाएगा। इससे पहले इंडियन आर्मी की ग्रेनेड्स या तो इंपोर्ट किया जाता था या फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से इनको इंडियन आर्मी को सप्लाई किया जाता था, लेकिन अभी इन ग्रेनेड्स को इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड की तरफ से सप्लाई किया जाएगा और आने वाले 2 सालों के अंदर ये इंडियन आर्मी को लगभग 10 लाख ग्रेनेड्स को सप्लाई करने वाले हैं। इसके लिए अभी एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट को भी ट्यूसडे को साइन किया गया था, जिसकी कीमत 400 करोड़ की है और अभी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड की तरफ से जिन हैंड ग्रेनेड्स को यहाँ पे इंडियन आर्मी को सप्लाई किया जाएगा उसका नाम मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड है और इसको डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया गया है, जो कि पूरी तरीके से एक इंडियन सिस्टम है। इसके बारे में मैंने पहले से एक कंप्लीट वीडियो बना रखा था जहां पर डीआरडीओ के साइंटिस्ट खुद इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और फिलहाल आप लोग अभी जो क्लिप देख रहे हैं ये उसी वीडियो का छोटा सा क्लिप है। ये ग्रेनेड्स अभी इंडियन आर्मी की N-36 ग्रेनेड्स को रिप्लेस करने वाले हैं, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान के हैं। और अगर आप मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स के ऊपर बनाया गया वो वीडियो देखेंगे तो आपको इसके बारे में काफी सारी डिटेल जानकारी मिल सकेगी। और उस वक्त भी डीआरडीओ के ऑफिसर ने बताया था कि इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड को इस ग्रेनेड की टेक्नोलॉजी को अभी डीआरडीओ की तरफ से ट्रांसफर किया जा चुका है और जल्दी ही इसके लिए ऑर्डर को भी प्लेस किया जा सकता है। हालांकि ये लगभग 6 महीने पहले की बात है और अभी फाइनली गवर्नमेंट की तरफ से फास्ट ट्रैक मोड में इन ग्रेनेड्स को खरीदने का फैसला किया गया है। EL की बात करें तो ये सोलर ग्रुप का एक पार्ट है और इसके पास अभी 2000 एकड़ की एक फैसिलिटी मौजूद है जहां पर एमुनिशन के साथ साथ हाई एनर्जी मटेरियल्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। इस ग्रेनेड को अलग अलग मोड में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस वजह से इसको मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड कहा जाता है। अब और डिटेल में यहाँ पर मैं आपको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो अगर आप इस ग्रेनेड के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आई बटन में क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं।
अगला अपडेट अर्जुन टैंक को लेके। पिछले हफ्ते एक खबर सामने आया था कि अर्जुन टैंक की तरफ से डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर किया गया था। इसी दौरान अर्जुन टैंक की टारगेट के तौर पर एक आर्मर्ड व्हीकल को लगभग 3 किलोमीटर की दूरी में प्लेस किया गया था और इस आर्मर्ड व्हीकल को हेवीली एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर से प्रोटेक्ट किया गया था। लेकिन अर्जुन टैंक की तरफ से फायर किए गए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ने एक ही बार में ही एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर को भी पेनिट्रेट कर दिया था। इस टेस्ट को 22 सितंबर को कंडक्ट किया गया था और अभी एक बार फिर से आज अर्जुन टैंक से सेम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को टेस्ट किया गया है। इस टेस्ट को भी अहमदनगर की केके फायरिंग रेंज में कंडक्ट किया गया था। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अभी अर्जुन टैंक की फायर पावर को काफी बेहतर करने वाली और दुश्मन के टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल के खिलाफ काफी बेहतर एडवांटेजेस दिलाने वाली है। अब इस लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फ्यूचर में डीआरडीओ हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसे हमारे रुद्र हेलीकॉप्टर या फिर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में इक्विप किया जा सकेगा। और अभी चाइना के साथ बढ़ रही तनाव को देखते हुए इसकी डेवलपमेंट प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश की जा रही है। अगला अपडेट भारत फौज के द्वारा डेवलप किए गए अल्ट्रा लाइट हाउजर को लेके है। प्रेस मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत फौज की तरफ से डेवलप किए गए अल्ट्रा लाइट हाउजर को अभी जबलपुर की खमारिया की फायरिंग रेंज में टेस्ट किया गया था। ये इसका डेवलपमेंटल ट्रायल था और इसकी इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इस गन की परफॉर्मेंस काफी अच्छी पाई गई है। इसे भारत फौज और डीआरडीओ के द्वारा जॉइंटली डेवलप किया जा रहा था और एक 155 mm 39 कैलिबर का आर्टिलरी गन होने वाला था, जो कि अल्ट्रा लाइट हाउजर की कैटेगरी में आती है। पिछले 2 दिनों से इसको टेस्ट किया जा रहा था और इन 2 दिनों के अंदर इसमें से लगभग 24 राउंड फायर किए गए थे और हर दिन लगभग 12-12 राउंड इसमें फायर किए गए थे। इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक गन की परफॉर्मेंस अभी काफी अच्छी है और अभी इसके रिजल्ट को टेक्निकल टीम की तरफ से जांच किया जा रहा है ताकि गन को और भी फाइन ट्यून किया जा सके और इसकी परफॉर्मेंस को और बेहतर किया जा सके। अभी हम लोग हमारी अल्ट्रालाइट हाउजर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स से M777 गन को खरीद रहे थे, लेकिन ये गन अभी आगे चल के हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। और अल्ट्रालाइट हाउजर की खासियत ये है कि इनको हमारे चिनोक हेलीकॉप्टर से भी इजीली कहीं पर भी एयरलिफ्ट किया जा सकता है और हिमालयन रीजन में आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है। अब आगे चल के ये हमारी आत्मनिर्भर प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी बन सकता है, लेकिन दिक्कत ये है हमारी जो पॉलिसी है कि गन को तब तक टेस्ट करते रहो जब तक इसमें कोई खराबी ना निकल आए या फिर बैरल ना फट जाए। जब तक ये चेंज नहीं होता है तब तक चाहे इंडियन कंपनीज की तरफ से कितना भी बेहतर प्रोडक्ट बना लिया जाए, हम आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। अगला अपडेट तेजस को लेके है। ये बात मैंने आप सबको पहले भी कई बार बताया था कि एचएएल की तरफ से अभी तेजस की प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज करने के लिए इसकी सभी मेजर पार्ट्स को आउटसोर्स करने का फैसला किया गया है। इनमें से बेंगलुरु की डायनेमिक टेक्नोलॉजी को 2017 में तेजस की फ्रंट फुसेलाज सेक्शन को मैन्युफैक्चर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को दिया गया था और अभी डायनेमिक टेक्नोलॉजी की तरफ से कंफर्म किया जा चुका है कि उन्होंने अभी डायनेमिक टेक्नोलॉजी की तरफ से मैन्युफैक्चर किए गए तेजस की पहली फुसेलाज सेक्शन को एचएएल को डिलीवर कर दिया है। 2019 में डायनेमिक टेक्नोलॉजी की तरफ से तेजस की फुसेलाज सेक्शन को बनाने के लिए एक असेंबली लाइन को सेटअप किया गया था और 1 साल के अंदर इसको अभी पूरी तरीके से ऑपरेशनल किया जा चुका है। और आगे भी ये तेजस MK2 ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर या फिर एमका प्रोजेक्ट में भी एचएएल को इन सभी फाइटर जेट की मेन कंपोनेंट्स को सप्लाई करने के लिए सिलेक्ट किया जा सकता है। और हाल ही में ही बोइंग की तरफ से इसे अपनी T-7A रेडहॉक प्रोग्राम में भी शामिल किया गया और ये भारत का पहला कंपनी है जो कि हाईटेक टूलिंग सिस्टम को एक्सपोर्ट कर रही है। अगला अपडेट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से है। ये बात आप सबको याद होगा, 1 या 2 दिन पहले एक अपडेट आया था जिसमें ये बताया गया था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से 2014 से 2020 के अंदर जितने खराब क्वालिटी के एमुनिशन इंडियन आर्मी को सप्लाई किए गए थे उसकी कीमत में इंडियन आर्मी चाहे तो आराम से 100 मीडियम रेंज की आर्टिलरी गन को खरीद सकता है। 2014 से 2020 के बीच ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से सप्लाई किए गए एमुनिशन में से जितने एमुनिशन खराब निकले थे उनकी कीमत इंडियन आर्मी की रिपोर्ट के मुताबिक 960 करोड़ का था और इनकी वजह से भी एक्सीडेंट की वजह से इंडियन आर्मी के 27% की एक्सीडेंटल डेथ हुआ था और साथ ही 159% बुरी तरीके से घायल भी हुए थे। इसके बारे में हमारे काफी सारे मीडिया में भी रिपोर्ट पब्लिश किया गया था जिसमें हिंदुस्तान टाइम्स भी शामिल था, लेकिन आज हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से इस रिपोर्ट को लेकर एक और अपडेट आई है जिसमें यह बताया गया है कि 2 दिन पहले जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया था उसे अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से गलत बताया जा रहा है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर गगन चतुर्वेदी जी ने बताया है कि 2 दिन पहले आर्मी की इंटरनल इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से जो रिपोर्ट दिया गया था वो रिपोर्ट पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं था और सभी एक्सीडेंट का जिम्मा जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के ऊपर दे दिया गया था
वो भी पूरी तरीके से सही नहीं था, क्योंकि 2015 से 2019 के भी जितने भी एक्सीडेंट सामने आए थे उसमें से मुश्किल से 19% केसेस ऐसे थे जहां पर वो खराब एमुनिशन की वजह से हुए थे, जबकि इसमें और भी कई सारे फैक्टर शामिल होते हैं, जैसे कि गन की मेंटेनेंस, सर्विस या फिर गलत फायरिंग ड्रिल की वजह से भी एक्सीडेंट हो सकते हैं और बैरल फट सकते हैं। और 2011 से 2018 के बीच 125 बार एक्सीडेंट हुए थे, लेकिन इसमें जो एमुनिशन यूज किए गए थे उसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से सप्लाई किए गए एमुनिशन के साथ साथ इंपोर्टेड एमुनिशन भी शामिल थे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को ही ब्लेम किया जा रहा है और सारा दोष ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के ऊपर ही दिया जा रहा है, जबकि फॉरेन से इंपोर्ट किए गए एमुनिशन के साथ भी इंडियन आर्मी को एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की कार्बाइन टेंडर को लेके। आप सबको ये बात पता होगा कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इंडियन आर्मी की क्लोज क्वार्टर कार्बाइन टेंडर को कुछ दिन पहले कैंसिल कर दिया गया था, जिसके अंदर लगभग 93,895 कार्बाइन खरीदे जाने वाले थे। इस टेंडर को 2018 में फास्ट ट्रैक मोड में करने का फैसला किया गया था और इसमें यूएई की कारगिल की कार 816 कार्बाइन को सिलेक्ट किया गया था, लेकिन उसके बाद इसे फाइनल नहीं किया गया और अभी इसको फिर से कैंसिल कर दिया गया है। ये कार्बाइन हमारे स्टर्लिंग 1A1 कार्बाइन को रिप्लेस करने वाले और अभी फिलहाल इंडियन आर्मी को लगभग 3.5 लाख कार्बाइन की जरूरत पड़ रही है। अब इस डील को कैंसिल करने के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक बार फिर से एक टेंडर को फ्लोट करने की तैयारी की जा रही है, जिसके अंदर लगभग 35,000 कार्बाइन को फास्ट ट्रैक मोड में खरीदा जाएगा और इसे अभी हमारी नई डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अंदर फाइनल करने का फैसला किया गया है। इसके बाद बाकी बचे लगभग 3 लाख कार्बाइन्स को भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा या फिर किसी इंडियन कार्बाइन को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर कारगिल भी अभी भारत में अपनी एक कंप्लीट प्रोडक्शन यूनिट को सेटअप करने वाला है, जिसे वो अपनी कार 816 कार्बाइन को यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने वाले हैं और यही एक रास्ता है जहाँ पर असल मायने में फास्ट ट्रैक मोड में इंडियन आर्मी की कार्बाइन रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि अगर दोबारा टेंडर को फ्लोट किया जाता है तो इसे फाइनल होने में कम से कम 1 साल लग सकता है और डील साइन होने के 12 से 18 महीने के अंदर ही कार्बाइन की डिलीवरी शुरू हो सकती है। पर अगर कारगिल को सीधे तौर पर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जाता है तो ये काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो सकता है और कम से कम 1 साल का वक्त यहाँ पे बच सकता है, क्योंकि 35,000 कार्बाइन के बाद भी कारगिल की कार 816 कार्बाइन को इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया जा सकता है और ये अभी इंडियन कंपनी के साथ इसकी टेक्नोलॉजी को भी शेयर करने के लिए राजी हो चुका है। और वहीं पर दूसरी तरफ अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से जितने भी कार्बाइन डेवलप किए गए हैं या फिर राइफल डेवलप किए गए हैं उनमें से किसी ने एक भी इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया है। तो आगे चल के इमरजेंसी बेसिस पर डेवलप हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे इसकी कोई गारंटी भी नहीं है और कार्बाइन्स ना होने की वजह से हमारे आर्मी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज के ऊपर भी इसका काफी असर पड़ रहा है, क्योंकि क्लोज क्वार्टर बैटल में कार्बाइन असॉल्ट राइफल के मुकाबले थोड़े बेहतर होते हैं, क्योंकि छोटे होते हैं और साथ ही हल्के भी होते हैं, जिस वजह से इनको कैरी करना आसान रहता है, साथ ही छुपाना भी आसान रहता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।